मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका साइंस आपके टिप्स पे होगा। और ये जो चैप्टर्स हैं इनके लेक्चर्स बहुत जल्दी आने वाले। व्हाट्स गोइंग ऑन पढ़ले बेंचर्स, मेरा नाम है प्रणय और इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 9th साइंस के बारे में। जो भी आपके साइंस के कंफ्यूजन है वो मैं कोशिश करूंगा कि काफी हद तक दूर हो जाए। इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कुछ चेंजेस है जो कि आपको 8th से 9th में देखने को मिलेंगे। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस रिडक्शन के साथ में आपके साथ में हुई है जिसने आपकी किस्मत को बिल्कुल सोने की बना दिया है। और क्या क्या चीजें ऐसी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह रहेंगे। और ये जो चैनल है इस पे जो वीडियोस आएंगे ये वैसे नहीं रहेंगे कि आपको कोई एजुकेटर कोई टीचर ऐसे पढ़ के कोट टाइप पहन के बता रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरी जो सीनियर और भाई और दोस्त वाली वाइब होती है ना वो मिलेगी। क्योंकि एट दी एंड जब आप सीनियर्स के पास में जाते हो, दोस्तों के पास में जाते हो और वो जिस तरीके से आपको समझाता है, जिस तरीके से आपको बताता है, वो होती है चीज जो हमको एक्चुअली याद रहती है बहुत टाइम तक। देखो सबसे पहला चेंज आपको 8th से 9th में क्या दिखेगा कि 8th क्लास के अंदर आपका जो पूरा साइंस होता था वो एक ही फैकल्टी लेती थी, एक ही टीचर लेती थी। अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th में जो पूरा आपका साइंस है वो साइंस नहीं बचता है। साइंस डिवाइड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है? तो फर्स्ट के जो 4 चैप्टर्स है 1 to 4 वो आपके केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। 8 से लेके 12th तक के चैप्टर आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं और बाकी जितने भी बचे चैप्टर्स हैं वो सब आपके बायो के अंदर आते हैं। 5, 6, 7 और 13, 14, 15 ये चैप्टर्स बायो के अंदर आते हैं। अभी इसमें से क्या क्या घटा है, क्या क्या बढ़ा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहली बात तो सबसे बड़ा चेंज यही होता है कि आपको ये जो साइंस है वो 3 अलग अलग टीचर्स लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास में कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। क्योंकि पहले जहां पे आपको एक दिन में एक साइंस पढ़ना होता था, अब आपको एक दिन में 3 साइंसेस पढ़ने पड़ेंगे। तो वो एक थोड़ी सी चीज है जो कि आपको शुरू में तकलीफ देगी, बट आगे चल के उसको कैसे सॉर्ट आउट करना आपको बताता हूं। अब कुछ क्विक पॉइंट्स जो कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया और मैंने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस को निकाले हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट डाउट ही होता है कि क्या हमको 9th में कोचिंग जाना चाहिए। 9th मेरी निकल गई थी बिना कोचिंग के, तो कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे बोला कि ज्वाइन कर, कंपलसरी है, अच्छा समझ में आएगा। बट मैंने सोचा था कि नहीं, मतलब मैंने उसको अपने ईगो पे ले लिया था कि मैं कोचिंग कैसे जा सकता हूं। हालांकि वो 10th में दूर हो गया था। बट क्या आपको 9th में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? देखो अगर आप 9th में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि हमको 10th के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हम 9th में कोचिंग जाएंगे। तो अगर आपका ये कंसर्न है तो कोचिंग ज्वाइन मत करो मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप 10th के बोर्ड्स का टारगेट अभी लेके चल रहे हो तो पहली बात तो वो प्रेजेंट वाली फील्ड छोड़ रहे हो। दूसरी बात ये है कि आप बहुत सारी खिचड़ी बना लोगे दिमाग के अंदर। मैं आपको बता दूं भाई, 10th इज अ लॉट मोर इजी देन व्हाट 9th इज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने 9th में 10th के लिए कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो आप 10th में बोर्ड में नहीं ला पाओगे नंबर। भाई 10th बोर्ड्स आप लास्ट के 1 महीने भी सही तरीके से पढ़ाई कर लो ना तो उसमें आप पूरे साल भर का फोड़ सकते हो। तो इस कंसर्न के साथ में कोचिंग ज्वाइन मत करना। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझको 9th में ही एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है या मैं स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रहा हूं, देन आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। देखो 3 चीजें इसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो फिजिक्स का जो केस है ना उसमें क्या होगा फंडा कि आपको शुरू में लगे कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये कितने सारे कंसेप्ट्स हैं और कितने सारे डेरिवेशन हैं। पर आपको धीरे धीरे पता है क्या फील होगा। देखो मैं एज अ सीनियर बता रहा हूं, मैंने खुद ने भी दिए तो मुझे क्या क्या हुआ और मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नहीं पढ़ रहा था। क्या होता है कि शुरू में जब आपको फिजिक्स देखोगे ना तो आपको शुरू में बहुत दिमाग खराब होगा। बट जब आप 1-2 महीने कर लोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। गिनती के कुछ 6, 7, 10 फॉर्मूले हैं, पूरे के पूरे फिजिक्स उसमें पूरे के पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स निकल जाते हैं। उन 6, 7, 10 फॉर्मूले के अंदर आप आराम से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो आपको थोड़े टाइम बाद फील होगा कि हाँ नहीं, ये मैक्सिमम मैथ्स ही है, 80 to 90%। थोड़े बहुत कंसेप्ट्स है बट वो बहुत ज्यादा फिजिकल लाइफ से रिलेटेड है भाई। मतलब आपको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के तीनों जो लॉज है वो बहुत प्रैक्टिकली, और जब इस चैनल पे लेक्चर डालेंगे तो इतने सही तरीके से समझाएंगे कि आप बहुत खुश हो जाओगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, तो उसमें भूलने का चांस नहीं है। दूसरी बात करूं अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर कंसेप्ट्स के साथ में कुछ नए टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज में बहुत सारी। जैसे कि कोई भी मान लो कोई कंपाउंड हो गया तो शुरू में हमको ये जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसी चीज बायो में पर्सनली मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि बायो जो शिफ्ट होता है ना वो 8th से 9th में इतना खतरनाक होता है कि एकदम से आपके सामने इतनी सारी थ्योरी होती है। वो प्रॉब्लम थ्योरी की नहीं है, एक बार थ्योरी हो तो समझ में आता है, बट इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी है, अजीब अजीब से टर्म्स है, अजीब अजीब सी सबकी फंक्शनिंग है, अजीब अजीब से नाम है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बायो एक थोड़ी सी चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिट डालना पड़ेगा। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, डायग्राम्स जो होते हैं आपको बहुत सारे बायो में देखने को मिलेंगे। ये ट्रिक है ना आपको शायद यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ये मुझे मेरे टीचर ने 9th में बताई थी और वो ट्रिक मैं आज तक फॉलो करता हूँ। कॉलेज तक, स्कूल तक सब में मैंने फॉलो किया कि जब भी आप कोई डायग्राम याद कर रहे हो, मैं डायग्राम कैसे याद करते हैं ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। बट अगर मैं आपको क्विकली बताऊं तो डायग्राम याद करने का सबसे प्रॉपर फंडा ये है कि आप डायग्राम देखो और उसके जितने भी लेबलिंग्स है ना वो नंबर याद कर लो। जैसे मान लो ये
पर्टिकुलर डायग्राम है। अब इसमें आपको ये याद करना है कि कितने नंबर ऑफ लेबलिंग्स है, मान लो 5, 6, 8, 10। अगर आप बस इतना याद कर लेते हो ना तो आपका 50% डायग्राम वापस रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि पता है प्रॉब्लम डायग्राम की ये नहीं है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि जो मार्क्स देने वाले बैठे हैं ना उधर, जो चेकिंग करने वाले बैठे हैं, वो भी डायग्राम को नहीं देख रहे होते हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ड्राइंग कितनी अच्छी की है या फिर आपने बिल्कुल इसको प्रॉपर बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि हर बुक में अलग डायग्राम होता है, हर स्कूल में अलग डायग्राम बताते हैं। उनको फर्क इस बात से होता है, वो जो नंबरिंग देते हैं वो सिर्फ लेबलिंग के दम पे देते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे लेबलिंग समझ में आ गई है, मैंने लेबलिंग याद कर ली है, तो आपको डायग्राम में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी आपकी होली स्क्रिप्चर है, ये आपका सब कुछ है इस क्लास में। आप प्लीज रेफरेंस बुक्स के स्कैम में मत पड़ना, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ली थी, ऑनेस्टली बताऊं, आप कोई सी भी रेफरेंस बुक लोगे इतनी मोटी आती है, फिजिक्स की अलग, इतनी मोटी केमिस्ट्री की, इतनी मोटी बायो की। देखो अनलेस अनटिल आप अभी से जेईई या नीट के लिए फाउंडेशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ 9th प्रिपेयर करनी है तो भाई प्लीज रेफरेंस बुक्स के जाल में मत पड़ना। आपको एनसीईआरटी के बाहर से कभी कुछ नहीं आएगा। तो रेफरेंस बुक्स के स्कैम में सिर्फ तब पढ़ना जब आपकी एनसीईआरटी आपने पूरी चार्ट ली हो, वरना रेफरेंस बुक्स मत खरीदना। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया और मुश्किल से 2-3 पेज पढ़े हैं, केवल एनसीईआरटी पर फोकस किया मैंने और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। देखो मैं आपको बताऊं, आपके पास में सोने की चम्मच और खीर दोनों है। ये अगर आपने अप्लाई नहीं की इस टाइम पे ना तो बड़ा दुख होगा आपको, क्योंकि आपकी जो किस्मत है वो पूरी सोने की है। जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए ना इस साल, जो 30% सिलेबस के नाम पे इतने सारे चैप्टर्स हटा लिए, वो चैप्टर्स है जिनके नाम पे आपके सीनियर्स रोते थे, जिसके नाम पे मैं रोता था 9th क्लास के अंदर, वो चैप्टर्स हट चुके हैं। तो अब आपके इसमें कोई रीजन नहीं बचा है कि आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हट गया, ठीक है, जो मतलब बेसिक चैप्टर होता है केमिस्ट्री का वो हट गया, आपको वहां दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा साउंड चैप्टर हट गया फिजिक्स का। जब वो साउंड चैप्टर आप देखते हो ना, उसके अंदर इतनी वेव्स होती हैं, एम्पलीट्यूड है, साउंड रिवर्ब है, इको है, ये सब देखोगे ना तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो चैप्टर हट चुका है पूरी तरह से। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई इतना बकवास चैप्टर था, इतना रुलादा था वो, इतने सारे कैटेगरीज के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे उसमें, इतना रट्टा मारना पड़ता था। वो चैप्टर हट चुका है। और एक लास्ट चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे हट चुके हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना आपका, उसमें जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीजें होती थी वो सब हट गई है। तो अभी आपके पास में ग्रेविटेशन है, बस वो छोटा जी है, बड़ा जी है, फ्री फॉल है, और उसके अलावा आपको बस मास, वेट, इनकी डेफिनेशन और थोड़े बहुत 1-2 डेरिवेशन है। उसके अलावा वो चैप्टर पूरा खत्म है। इतनी सही तरीके से आपको इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ कि मैं क्या बताऊं, इससे बेस्ट सिलेबस रिडक्शन आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। अब मैंने जो छोटी सी ट्रिक बनाई है वो ये है 3-3-1 की। ये चीज आपको रिमेंबर करनी है। 3-3-1 में हम क्या करने वाले हैं, 3 दिन आपने, क्योंकि मुश्किल से 3 दिन लगेंगे किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के, हम इसमें ये भी नोट कर रहे हैं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी करने वाले हो, उसके अलावा भी आपको 3 दिन में आराम से हर चैप्टर हो जाएगा। तो अगर मैं 3-3-1 की बात करूं तो शुरू के 3 दिन आपको एक चैप्टर करना है, अगले 3 दिन आपको कोई सा दूसरा चैप्टर करना है, और जो एक आखिरी दिन है, यानी कि अगर आप उसको वीक के हिसाब से डिसाइड करो तो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक चैप्टर कर लिया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दूसरा चैप्टर कर लिया, और जो संडे वाला दिन है उसमें आपने वो जो वीक में 2 चैप्टर किए वो रिवाइज कर लिया। ऐसा अगर आपने किया 2 महीने के अंदर अंदर आप इस हद तक तैयार कर लोगे। आपके जो साइंस है इतनी टिप्स पे होगा कि आपको रात को कोई उठा के 2 बजे भी आपसे पूछे ना कि इसका आंसर बता, तो आप तब आंसर बता दोगे। अभी जो 3 दिन है इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो बायो के केस में आपको पहले दिन, क्योंकि देखो बायो में एनसीईआरटी में थ्योरी बहुत सारी है, तो मैं सोशल साइंस के लिए और बायो के लिए सेम स्ट्रेटेजी आपको रेफर करता हूं कि आपको बायो के केस में सबसे पहले तो जो आपके क्वेश्चन आंसर, जो इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस है, अगर आपको स्कूल में करा दे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी कराएं तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बहुत जल्दी हम पढ़ले.in के ऊपर भी सॉल्यूशंस डालने वाले हैं। तो जब आप वो कर लोगे, आपको पहले दिन बायो के केस में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इंटेक्स्ट और बैक वाले, वो आप याद कर लो। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा उस टाइम रट लो, उसको रट लो, और सेकेंड डे पे आपको एनसीईआरटी रीड करना है। तो उससे पता है क्या होगा, जब आपने फर्स्ट डे पे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर याद किए, और जब आप अगले दिन एनसीईआरटी रीड करोगे ना, तब आप उनको रिलेट करोगे, तब आप सोचोगे कि अच्छा हाँ ये आंसर मैंने यहाँ याद किया था। और जहां जहां आपको एनसीईआरटी के अंदर आंसर मिले ना, वहां एक हाइलाइटर से या फिर पेन से मार्क कर लेना। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बूस्ट होगा। और दूसरी बात ये कि आपने जो क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, जब आपको बुक में दिखेंगे तब आपको फील आएगी, और आप तब ऐसा याद करोगे कि आप भूल नहीं पाओगे। और तीसरे दिन आप फिर से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। और एक दिन, मतलब जो 3 दिन मैंने दिए हैं, मोस्टली जो चैप्टर्स वो 2 दिन में हो जाएंगे। तीसरा दिन आप लीज के लिए छोड़ सकते हो। मान लो कि अगर आपके 2 दिन में बहुत अच्छे से हो गया तो तीसरे दिन से आप नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप तीसरे दिन उन्हीं चीजों को वापस याद कर सकते हो। मान लो कि मैं फिर से एक बार, मान लो तीसरे दिन मैंने डायग्राम प्रिपेयर कर लिया, या फिर और क्वेश्चन आंसर को और फिर से रिवाइज कर लिया, तो ये 3-3-1 वाली स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप इसको ऐसा सोच रहे हो ना कि मुझे पढ़ना है और फिर एग्जाम देनी है, तो फिर आपको फील नहीं आएगी।
आपको फील लाने ना तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप एक ब्रेन गेम खेल रहे हो, ठीक है। माइंड गेम्स खेलना आता है, वो माइंड गेम्स जब हम इसमें अप्लाई करेंगे ना तब आपको मजा आएगा। आपको इतने खतरनाक तरीके से माइंड गेम्स खेलना है कि आप इजीली करोगे। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा बताता हूं कि पूरी किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको नंबर लाने ना तो आपको वो पढ़ना है जो आने वाला है, और उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई उस टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। तो वो जो आपको आरओआई है ना वो बहुत एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। कम एफर्ट्स में मुझे ज्यादा नंबर आ रहा है। बहुत सारे लोग साल साल भर रेफरेंस बुक्स चाटते रहते हैं, पूरी के पूरे रेफरेंस बुक्स खत्म कर लेंगे, 5 रेफरेंस बुक्स, 6 रेफरेंस बुक्स, बट आखिरी में आके उनको उतने ही नंबर आएंगे जितने की एक एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले बंदे को आए। तो अगर आपको ठीक है, अगर आपको नॉलेज की भरमार इकट्ठी करनी है तो आप रेफरेंस बुक्स को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको आप पढ़ले बेंचर्स बनाना चाहते हो तो उनको ये वीडियो शेयर करो। सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत जल्दी ढेर सारे लेक्चर्स आने वाले, बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडीज आने वाली है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।